बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे पास सब्जेक्ट है और कोर्स कोड हमारे पास है 307। इसका हम आज एक और चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि आपके पास है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हमारा जो टॉपिक आज का है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑफ टुडे इज़ सेंटर ऑफ मास। यानी कि हम आज यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। तो first of all, we here look about the definition of center of mass, the point at which whole mass of the body act. इट मीन डैट कि सेंटर ऑफ मास आपके पास एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर आपके पास होल मास ऑफ द बॉडी एक्ट करेगा। यानी कि उस बॉडी का पूरा जो मास है वो उस पॉइंट के अगेंस्ट एग्जिस्ट करेगा या उस पॉइंट के अगेंस्ट वो आपका जो मास है वो एक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक सिस्टम होगा ऑफ टू पार्टिकल्स का और उसमें हम वहाँ पर सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कशन करेंगे। हेयर वी हैव एक्स वाई प्लेन, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस। दिस इज़ योर mass m1 which is at point x1 and this is your mass m2 which is at point x2, and this is the center of mass of these two masses which is denoted by xcm. Here cm stands for center of mass. So let we have two particles of mass m1 and m2 और इनकी जो पोजीशंस आपके पास हैं, द पोजीशंस आर x1 एंड x2। यानी कि आपका जो मैस m1 है वो पोजीशन x1 पर एग्जिस्ट करता है और जो आपका मैस m2 है दिस इज़ लाइज एट अ पॉइंट x2। तो सेंटर ऑफ मास आपके पास यहाँ पे होगा इनका सेंटर ऑफ मास that is equals to xcm. Here xcm is equals to m1 x1 plus m2 x2 over m1 plus m2. Here m1 plus m2 is equals to capital M. And what is the value of capital M? This is total mass of the particles. Total mass of the particles having m1 and m2 masses. Having m1 and m2 masses. So the formula of center of mass becomes xcm is equals to m1 x1 plus m2 x2 over capital M, which is the total mass of the particles. Okay, now let me suppose that center of mass for a symmetrical body. Let me suppose that we have a symmetrical body. Now what is the symmetrical body? So the definition of symmetrical body is the properties of particles such as atoms and molecule remains unchanged when some operation are applied
when some operation are applied on इट। क्या मतलब इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब ये है कि हमारे पास जो सिमेट्रिकल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होंगी जिनके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद वो जो आपकी बॉडीज़ हैं उनकी शेप में, उनके वॉल्यूम में या उनकी डेंसिटी में किसी किस्म की भी कोई चेंज ना आए, तो इस तरह का जो सिस्टम या इस तरह की जो बॉडीज़ आपके पास होंगी वो आपके पास हो जाएंगी सिमेट्रिकल बॉडीज़। ठीक है जी। तो इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी सफ़ेयर होगा तो उस सफ़ेयर का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी उसके सेंटर पॉइंट पर ही एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्केयर है या सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिंग है तो वो भी लाई करेगा इन देयर सेंटर या ऑन देयर सेंटर। इट मीन डैट कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्केयर एंड अ रिंग आल्सो लाइज इन देयर सेंटर। Now we find the velocity of center of mass. So what is the, how we can calculate the velocity of a mass? This is here x cm is equals to m1 x1 plus m2 x2 over capital M. एक्स सी एम इज़ इक्वल्स टू हेयर 1/m इज़ अ कांस्टेंट टर्म, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा m1 x1 प्लस आपके पास आ जाएगा m2 x2। नाउ वी विल टेक द टाइम डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी डी ऑफ डी टी एक्स सी एम विच इज़ इक्वल्स टू 1/m इज़ अ कांस्टेंट टर्म, एंड यू नो डैट कि कांस्टेंट टर्म को हम डेरिवेटिव से हमेशा पहले लिखते हैं, तो इसलिए मैंने 1/m को कांस्टेंट है तो इसका मैंने डेरिवेटिव से पहले लिख लिया है। नाउ दिस इज़ डी ऑफ डी टी विच इज़ इक्वल्स टू m1 x1 प्लस आपके पास आ जाएगा m2 x2 आ जाएगा, एंड हेयर वी विल अप्लाई डेरिवेटिव। तो डी ऑफ डी टी ओवर एक्स सी एम इज़ इक्वल्स टू 1/m into m1 dx1 over dt प्लस m2 dx2 ओवर dt। और अब देखें जी यहाँ पे dx ओवर dt विच मीन डैट के रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। यानी कि वेलोसिटी का फार्मूला आपके पास क्या होता है, v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। तो यहाँ पर हम जो डी एक्स ओवर डी टी वाली टर्म है इसको हम वेलोसिटी के साथ क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। तो हेयर इट बिकम्स वी सी एम यानी कि वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास 1/m इंटू m1 v1 प्लस आपके पास आ जाएगा m2 v2। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर velocity of center of mass, and now we will calculate the acceleration of the center of the masses. Okay ji, to calculate the acceleration we will again take the derivative of the last equation which we have calculated, and this becomes v d of dt into vcm which is equals to 1/m, here again constant, and d of dt into m1 v1 प्लस आपके पास आ जाएगा m2 v2, and we will take the again derivative with respect to time, and it will become d of dt vcm which is equals to 1/m m1 dv1 over dt plus m2 dv2 over dt, and again acm stand for acceleration of center of masses is equals to 1/m into m1 a1 plus m2 a2, and this is the required expression for the acceleration of the center of the masses. Now we apply the Newton's second law by Newton second law. F12 is the force exerted by m1 on
m2. Similarly, F21 is equals to force exerted by m2 on m1. Let's suppose that here we will have a mass m1 and here we have mass m2, and these masses are collectively joined together, and according to Newton's second law, the mass m1 also exert a force on m2. Similarly, in the same pattern, mass m2 will also exert a force on m1. So the force of m1 on to m2, the force m1 on m2 is noted by F12, and similarly the force on m1 by m2 is denoted by F21. Okay, so by Newton's second law, the equation becomes ACM is equals to 1 over m into F12 plus F21. So, and now we have applied the Newton third law. By Newton's third law, Newton's third law is the force of action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction. Here we have F12 is equals to minus F21, or F21 is equals to minus F12. So by this equation we have a relation for acceleration at center of masses. It will becomes ACM is equals to 1 over m F12 minus F12. So these quantities become 0. So acceleration at center of masses become 0, and MACM is equals to F12 plus F21. This is our equation number 1. And for this we will calculate again the center of acceleration at center of masses for the forces F1 2 F1 3 F1 4 and so on, and that's why F21 F22 and F23. And if we combine all these forces, the acceleration at the center of the masses becomes 0. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं the center of mass will move with the constant velocity. The center of mass will moves with constant velocity. यानी कि आपके पास जो सेंटर ऑफ मैस होगा वहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. आइदर द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम और नॉट, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट. यानी कि जो सेंट्रल पॉइंट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसका जो वेलोसिटी होगा या उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू हमेशा आपके पास क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी. ठीक है जी. तो अब आपके पास है कि इफ़ सिमिशन एफ एक्सटर्नल यानी कि सम ऑफ ऑल द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आपका जो सेंटर ऑफ मैस होगा MAC, एक्सेलरेशन एट सेंटर ऑफ मैस, it will become 0, and also at center of mass acceleration भी क्या होगा आपका 0 होगा. तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी. Now this is the required expression for the velocity and acceleration at the center of the masses. And now we will discuss another topic which is center of mass of many particle system. यानी कि यहाँ पर आपके पास ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर आपके पास एक या एक से ज़ायद पार्टिकल्स जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका हम सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसका हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो लिख लें जी हेडिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम. सेंटर ऑफ mass of many particle system.
center of mass of many particle system. So let we have n particles सिस्टम, यानी कि यहाँ पर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके पास n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं और उनके जो मैसेज आपके पास हैं वो है m1 m2 m3 एंड अप टू सो ऑन mn। और इनके जो पोजीशन वेक्टर आपके पास हैं वो m1 का जो पोजीशन वेक्टर आपके पास होगा वो होगा जी r1 एंड r1 इज़ इक्वल्स टू x1 y1 z1। इसी तरह आपके पास जो मैस m2 होगा उसका जो पोजीशन वेक्टर आपके पास होगा वो आपके पास हो जाएगा r2 एंड r2 इज़ इक्वल्स टू x2 y2 एंड z2। इसी तरह आपके पास जो पोजीशन जो आपके पास मैस m3 होगा उसका पोजीशन वेक्टर आपके पास होगा जी x3 y3 and z3। and for many particle system we have, okay, the position of center of mass along x-axis, we have xcm is equals to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus up to so on mn xn over m1 plus m2 plus up to so on plus mn, whereas m1 plus m2 plus m3 is equals to capital M, which is the total mass of particles of n numbers along x axis. So this above equation become xcm is equals to m1 plus m2 plus up to so on plus mn over कैपिटल M। सो अगर हम इस रिलेशन को कंबाइन करें तो उसको कंबाइन हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो xcm इज़ इक्वल्स टू 1/m इज़ अ कांस्टेंट टर्म जो कि समेशन से पहले आएगी एंड समेशन I इज़ इक्वल्स टू 1 to n mi and xi. Similarly, we will calculate the center of masses along the y-axis and along the z-axis. So along y-axis we have ycm which is equals to 1/m summation I is equal 1 to n mi and yi. Similarly, along z-axis we have zcm which is equals to 1/M summation I is equal 1 to n mi and zi. And the required equation for center of masses of the system. Center of masses of system. Okay, so center of mass denoted by RCM which is equals to 1/m and summation I is equal 1 to n mi and ri, which is a vector quantity mi and ri. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब इसके हम डेरिवेटिव लेंगे आपके पास तो ये आ जाएगा डी ऑफ डी टी and RCM which is equals to 1/m summation I is equals 1 to n mi and dri over
dt. Again, rate of change of position with respect to time, which will give the value of the velocity. So vcm is equals to 1 over m summation I is equal 1 to n mi and vi. This is the required expression, velocity at center of the masses. And to calculate the acceleration, we will again differentiate this equation with respect to time, and we will get the expression for the acceleration. यानी कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर acceleration कैलकुलेट करनी है तो हम इसी इक्वेशन को अगेन इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे with respect to the time, and we will get the value of the acceleration. So d by dt into vcm, which is equals to 1 over m. here is again आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको हम समीशन से पहले लिखते हैं, जिस समीशन i इज इक्वल्स टू 1 to n and mi, and which is become dvi over dt. So rate of change of velocity with respect to time gives us the value of the acceleration. So acceleration at center of mass is equals to 1 over m summation I is equals to 1 to n mi and ai. Ai is the acceleration. So if we multiply this m is here, it will become macm, which is equals to summation I is equal 1 to n mi and ai, where macm is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus up to so on plus mn and an. So where f1 is equals to m1 a1 and f2 is equals to m2 a2 plus comma up to so on fn, which is equal to mn and an. यानी कि force for the n number of particles is fn is equal to mn an. So the above equation will become macm is equals to f1 plus f2 plus f3 plus up to so on plus fn. And again we apply the summation sign. We will get macm, which is equal to summation I is equals to 1 to n and f of I. This is the required force for many particle system. यानी कि यहाँ पर इस फार्मूला को यूज़ करते हुए अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हों तो n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट द फोर्स फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम, टू कैलकुलेट द फोर्स फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अदील साइंस स्पॉट. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.